हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोबल स्टडी एसके में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसका हम पार्ट नंबर 1 पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 का वीडियो बन रहा है। पहले अध्याय में हमने थॉमसन के एटॉमिक या परमाणु की संरचना के बारे में हमने पढ़ा, जो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जैसे कि एक तरबूज होता है, उसमें चारों तरफ बिखरे हुए होते हैं, इस प्रकार से कुछ होता है। हमने पहले वाले जो फर्स्ट पार्ट था उसमें पढ़ाया। आज हम रदरफोर्ड के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलते हैं। हाँ, तो हम रदरफोर्ड का परमाणु एटम मॉडल जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है मॉडल। तो हम रदरफोर्ड साहब के बारे में पढ़ेंगे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनका पूरा नाम है। यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होते हैं। ये थॉमसन साहब ने कहा कि जो है पूरे बिखरे हुए होते हैं, तो ये भी रदरफोर्ड साहब जो थे ये भी बड़े उत्सुक थे। तो उन्हें एक प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया? प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया। एक पन्नी सोने की परत लगाई और उस पर टकराया। किसका? अल्फा कणों को। ठीक है। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। कौन? रदरफोर्ड साहब चाहते थे कि बहुत ही पतली परत हो। सोने की पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। कितनी? बहुत, यानी ये बहुत पतली हो गई। 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। इधर परमाणु को लगा दिया जाए उतनी मोटी ये परत थी। ठीक है। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेश होते हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान 4 म्यू होता है। हीलियम का द्रव्यमान, मास कितना? 4 म्यू। इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। इनके अंदर एनर्जी जो होती है वो पर्याप्त होती है अल्फा कणों के अंदर। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अब परमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। क्योंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी होते हैं, इसलिए उन्हें इनके लिए अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। तो इस प्रकार से उन्होंने बनाया। ये मान लीजिए आपको ये दिखाया जा रहा है, ये सोने की परत है और इसमें आप देख रहे हो कि इस परत में इन्होंने अल्फा कण, इनको हीलियम के जो अल्फा कण उनको छोड़े और आप देख सकते हो। हाँ, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अल्फा कण को किस प्रकार से इन्होंने निकाला। ठीक है। तो सोने की परत, ये मान लो इसमें कितने 1000, इतनी मोटाई जो है इसमें 1000 जो है एटम होंगे, परमाणु होंगे। तो क्या है नीचे देखते हैं। लेकिन अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। जो उन्होंने परिणाम सोचा था कि एकदम ये चाहेंगे, तो उसके विपरीत उन्होंने रिजल्ट दिया। निम्नलिखित परिणाम मिले। क्या परिणाम मिले देखते हैं। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। अल्फा कण थे तो सोने की पन्नी से सीधे, अधिकतर सीधे निकल गए। ठीक है। और देखते हैं। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। कुछ अल्फा कण थे, एक छोटे सा कोण बनाया बहुत सा और उससे विक्षेपित हो गए। मतलब क्या है? मान लो विक्षेपित का मतलब कोई, मान लो ये कण बन गया और दूसरा क्या हुआ, कोई मतलब रे जब गई तो धीरे से जाके टकरा के उसे परिवर्तित हो गई। इसे विक्षेपित बोलना, विक्षेपित हो गए। ठीक है। कुछ कण हुए। ठीक है। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आया। लगभग अगर आप एक अनुमान लगाया जो उन्होंने वो देखा, उन्होंने देखा कि लगभग 12,000 कणों में से एक कण, जो 12,000 कण जो अल्फा कण जो छोड़ रहे हैं हीलियम के, उनमें लगभग 12,000 कणों में से केवल एक कण ही वापस आ रहा है। यानी कि अगर आप माने तो 1/12
12,000। इतने कण केवल क्या वापस आ रहे हैं, 12,000 में से केवल एक कण ही वापस आ रहा है। ठीक है, तो क्या है, रदरफोर्ड के अनुसार परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप 15 इंच के तोप के गोले की टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं, और आप 15 इंच के एक तोप गोले को टिश्यू पेपर पर मारें और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता। ठीक है, कोई टिश्यू पेपर लगाए तो ये बहुत ही मतलब वैसी बात हुई, बहुत ही इम्पॉसिबल होगा कि वो आएगी नहीं, भाई टिश्यू पेपर उतना हल्का होता है और उससे लौट के वापस आ जाए, तो ये क्या है, बहुत आश्चर्य बात हुई। लेकिन उसमें 12,000 अगर कण छोड़े गए तो उनमें से एक कण ऐसा निकला जो वापस लौट के आ रहा था। ऊपर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं, बहुत ही कम ही कण थे जो वापस लौट, देखो ये सब कण निकल रहे हैं, सब जा रहे हैं, और कुछ ही कण आपको क्या है वापस लौट के आ रहे हैं। आप इसको देख सकते हैं, देखिए ये सब ज़्यादातर जा रहे हैं, ये सब ज़्यादातर कण जा रहे हैं, ज़्यादातर कण जो है जा रहे हैं। लेकिन ये देखिए आप कुछ ये देखो टकराया और ये इस तरफ जा रहा है, ऐसे ही कुछ ये टकराया ये वापस आ रहा है, ऐसे कुछ और कुछ थोड़ा सा टकरा के वापस चला गया, और ज़्यादातर सब ये निकल के आ रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने देखा कि कुछ ही कण वापस आए और सब, तो कुछ कण मतलब 12,000, उन्होंने अनुमान लगा कि 12,000 में से एक आ रहा है। ठीक है, तो 24,000 अगर कण हमने निकाले तो 2 आएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि ये बड़ा ही आश्चर्यजनक परिणाम सामने आया। तो आइए थोड़ा सा रदरफोर्ड के बारे में थोड़ा सा देख भी लें कि क्या है इनके बारे में। चलिए देखते हैं। ई रदरफोर्ड 1871 से और 1937 तक इनका जीवन काल रहा। जन्म हुआ 1871 में, 1871 में, और 1937 में इनका जन्म 19 अगस्त 1871 में स्प्रिंग्स ग्रोव में हुआ था। ठीक है, इनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना था। किसका? नाभिकीय भौतिकी का। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर माना था इनको। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान में सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। जो अभी ये सोने की पन्नी, ये परमाणु के नाभिक की तो खोज कर रहे हैं, बहुत उन्हें नोबेल पुरस्कार, और इसीलिए इनको क्या 1908 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया ई रदरफोर्ड को, कि उन्हें नाभिक की खोज की। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी होना आवश्यक है इनके लिए, थोड़ा जान लो, थोड़ा अच्छा रहता है, उत्सुकता बनी रहती है। तो इस जो उन्होंने ये प्रयोग किया कि सोने की एक परत ली और बहुत ही पतली परत ली थी उन्होंने, और उसमें अल्फा कण निकाले और कितने वापस, तो इसमें एक क्या उन्होंने नाभिक की खोज कर ली। इस प्रयोग के निष्कर्ष समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करें। मान लें कि एक बच्चा अपनी आँखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है और उस दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहे, है ना, आँख में खड़ा हो, उसको दीवार पर पत्थर फेंके। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकरा के साथ वह एक आवाज़ सुनेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज़ सुनेगा। बिल्कुल ठीक भाई, जितने बार मारोगे आप, मान लो आँखें बंद हैं आपकी, आप ही जाइए और आपने जब दीवार में मारेंगे तो टक टक जो आवाज़ नहीं आती, जो मान लो कोई भी पत्थर मारोगे तो आवाज़ तो आएगी। आप 10 मारो 10 बार आवाज़ सुनोगे, 20 मारोगे तो 20 बार आवाज़ सुनोगे, आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई 4 दीवारी पर पत्थर फेंका तो अधिकतर किससे? तार से। 1 मिनट, हाँ, तो अब जब तार की मान लो कोई दीवार बना ली, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, उस तार की जब दीवार बनी हुई है उसमें आप पत्थर मान रहे हो, देखो, तो आप इसमें देखो जब हुई दीवारी पर पत्थर फेंकेगा, अब तार से बनी हुई पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़े, क्योंकि घेरे के बीच में जो बहुत सारे खाली स्थान होंगे उनके बीच से पत्थर निकल जाएगा। इसके तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड को निम्न परिणाम मिले। अच्छा, हो सकता किसी तार में टकरा भी जाए, और देखो ज़्यादातर अच्छा आप इधर देख लीजिए, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, आप समझने के लिए आप देखिए, ये हमने कोई बात नहीं, हाँ ये है, मैं 4 दीवारी बना रहा हूँ तार की ये 4 दीवारी है। ठीक है, ये बहुत अच्छी सी मैं बाउंड्री बना रहा हूँ, तार की बना दी मैंने, मैंने तार बांध लिया और ये मैंने दीवार बनाई तार की। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मार रहा हूँ कोई डेला, और डेले किसके हैं?
अब ज़्यादातर डलवाएंगे वो यहाँ में लगेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, 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 यहाँ से निकल जाएंगे और एक आध कोई होगा तो इस तार पे जब टकराएगा तो हमें आवाज़ सुनाई भी देगी। समझ रहे हमने, कोई एक आध अगर डेला हुआ तो वो उस तार पे टकराया तो हम वो आवाज़ सुनाई भी दे रही है, एक आध टकराया सुनाई दी नहीं। ज़्यादातर इन बड़े बड़े होल से ये बाहर निकल जाएंगी। तो लगभग वैसा ही होगा कि 12,000 जब हम कण जाएंगे तो वो उनमें से मुश्किल से एक आध कण में इन तार में टकराए और सब निकल जाएंगे। ऐसा ही उसमें हुआ कि सब कण निकलते जा रहे थे और एक आध ही उसमें टकरा के वापस आ रहे थे। आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकला इसको देखते हैं। इस तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्ण के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। क्या परिणाम निकाले? परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है। परमाणु जो है उसके भीतर का मान लो ये परमाणु है और इसके भीतर का अधिकतर मान लो ये पूरा परमाणु है, इसके भीतर का अधिकतर भाग क्या है? खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोनिक पन्नी से बाहर निकल गए। क्या सोनिक पन्नी से बाहर निकल गए। लेकिन क्या हो, बीच में जो न्यूक्लियस की खोज की वो तो यहाँ पर रहा होगा, बहुत छोटा सा भाई, वो तो यहीं पर रहा होगा, ऐसे कर लें, बहुत छोटा सा रहा होगा, बहुत मामूली सा। तो ज़्यादातर जो अगर कण गए होंगे, आप ज़्यादातर कण की बात करेंगे, वो क्या होगा, वो यहाँ से निकल गए, यहाँ से निकल गए, यहाँ से निकल गए, यहाँ से निकल गए, सब वो ऐसे करके सब निकलते चले गए। लेकिन जो यहाँ अल्फा कण जो बीच में जो पहुँचा होगा कण, वो जब वो वापस आया होगा। तो ऐसे ही बहुत से ऐसे क्या होंगे, एटम जुड़े होंगे, ऐसे बहुत से जुड़े होंगे एटम, और उनके बीच में सब में क्या होगी, सब में क्या होगी, ऐसी क्या होगी, न्यूक्लियस होगी, उसका केंद्रक होगा ऐसा छोटा सा। अब आप देख सकते हो इतनी जो जगह आपको ये दिख रही है, ये सब जगह क्या है, खाली है। ये सब जगह यहाँ सबसे क्या निकलेगा, यहाँ सबसे निकलते चले जाएंगे कण। लेकिन जो आपको बीच में ये छोटे छोटे दिख रहा है, इसमें इससे केवल क्या है, इससे रिफ्लेक्ट हो गए आगे, इस वाले पार्ट से रिफ्लेक्ट होके आएंगे, यानी कि परावर्तित हो जाएंगे, प्रकीर्ण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए और क्या निष्कर्ष निकला है देखते हैं। बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, क्योंकि न्यूक्लियस बीच में था, यानी कि अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज था वो बीच में थे। अभी देखते हैं बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, बहुत ही कम, क्योंकि जगह बहुत कम थी, दिखाया हमने, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेश भाग बहुत कम है, यानी कि परमाणु में जो होगा धनावेश का भाग बहुत कम होगा। बहुत कम अल्फा कण 180 पर विक्षेपित हुए, यानी कि डायरेक्ट वापस। इससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेश भाग द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है, बहुत कम आयतन में सीमित है, यानी कि बहुत कम मात्रा में धनावेश पाया जाता है, और ज़्यादातर में वही पाए जाते हैं, कौन सा, ऋणावेश। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 की पावर 5 10 की घात 5 गुना छोटी होती है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से। अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। अब आप एक बार फिर देख लें, फिर आप बता रहे हैं, इतना बड़ा ये हो गया आपका पूरा नाभिक, वो परमाणु। अब इसमें नाभिक जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा, मामूली सा। अब आप इसकी त्रिज्या अगर आप देखेंगे, इसकी त्रिज्या देखेंगे तो वो क्या है, इसकी परमाणु की त्रिज्या से 10 की घात 5 गुना बड़ी होगी। नाभिक की त्रिज्या से परमाणु की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या अंदर वाली और इसकी त्रिज्या, ठीक है, समझ गए। और जो ये आपको दिख रहा है रेड रेड, यही धनावेश होगा, बाद बाकी इतना बड़ा पार्ट कैसा, ऋणावेश वाला होगा। चलिए क्या है निम्नलिखित लक्षण, क्या है देख लेते हैं लक्षण।
परमाणु का केंद्र धनाभिष होता है। परमाणु का क्या होगा, केंद्र क्या होता है, एटम का केंद्र धनाभिष, जिसे नाभिक कहा जाता है। कि नाभिक में जो अभी बना है उसी में क्या नाभिक आता है। एक परमाणु लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। और जो द्रव्यमान, अगर आप भार की बात करें, वजन की बात करें, वो उस परमाणु का जो भार, उस नाभिक में जो वजन होगा वही पूरे का वजन होगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मतलब उसके सर्किल में वर्त के आकार में ऐसे चक्कर लगाते रहते। मान लो आपको फिर बना दें, ये नाभिक है, सपोज दैट ये नाभिक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके, वो इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे, ऐसे गोल 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 चक्कर लगाते रहते हैं। समझ गए? इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहेंगे। ठीक है। तो तीसरा स्टेट क्या है उसको देख लेते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। मैंने बताया भाई, जब उसकी त्रिज्या जो है, नाभिक की त्रिज्या जो है परमाणु की त्रिज्या के 10⁵ छोटी होती है और वो इतनी गुना बड़ी होती है। ठीक है। तो हमने ये 3 लक्षण पढ़े कि परमाणु का केंद्र धनाभिष होता है, जो केंद्र होता है परमाणु का वो कैसा धनाभिष होता है। और दूसरा पढ़ा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार। और एक परमाणु का लगभग, इसमें और देख लो, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है, नाभिक में ही होता है। अगर आप बात करोगे वजन की, तो जो भार उसके परमाणु नाभिक का होगा पूरे संपूर्ण परमाणु का ही होगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते बताया। नाभिक का आकार परमाणु आकार की तुलना में काफी छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, वेरी गुड। रदरफोर्ड के परमाणु की कमियां। अब देखो, जब इन्होंने ये बनाया है तो कमियां तो होंगी। देखिए, कमियां उसी से होती हैं जो कार्य करता है। जो आप पढ़ाई करेंगे तो आपसे गलती होगी, आपसे भूल होगी, आप याद करेंगे आपसे भूल होगी। और जो पढ़ेगा ही नहीं, याद ही नहीं करेगा कुछ, तो उससे क्या भूल होगी। ठीक है, इसलिए निरंतर कार्य करिए। गलतियां होंगी, गलतियों में सुधार होगा। और जो कार्य नहीं करेगा तो उससे कोई गलती ही नहीं होगी। ठीक है, तो कार्य करिए। गलतियां उसी से होती हैं जो कार्य करता है। तो रदरफोर्ड साहब के परमाणु इतना अच्छा दिया, उसमें भी कुछ गलतियां थी, तो उनकी हम कमियां को, ड्रॉबैक को देख लेते हैं। उन्होंने कहा, वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि स्थायी हो जाए, क्यों, कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। ठीक है, त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। सही बात है। कोई अगर उसमें चक्कर में घूम रही है तो उसमें ऊर्जा का विकिरण होगा, ऊर्जा कमी होगी। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा, मतलब अपनी ऊर्जा को छोड़ेगा, नाभिक से टकरा जाएगा। और उन्होंने कहा कि नाभिक से लास्ट में टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी है। उन्होंने ये कहा, बात को फिर समझिए। उन्होंने कहा अपनी ऊर्जा को छोड़ेगा, और इस प्रकार से मान लीजिए ये है नाभिक, और उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, और ऐसे घूमते 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 लास्ट में ऐसे यहाँ पर पहुँच जाएगा, और अपने आप को, जब ये स्थायी नहीं है तो अपने आप को नष्ट कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो परमाणु स्थायी नहीं होता। ठीक है, परमाणु टकरा जाएगा। ठीक है, इसे फिर पढ़ लीजिए इसको। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को विकृत करते छोड़ते हुए नाभिक से टकरा जाएगा, नाभिक की तरफ चला जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते परमाणु क्या है, स्थायी है। परमाणु जो है ना ही तो कोई वो चीज नष्ट होती, ना ही बनती है। ठीक है, निम्नलिखित ये तो हो गया। हाँ, बोर का परमाणु मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये तो हमने पढ़ लिया, रदरफोर्ड के परमाणु के बारे में पढ़ लिया, और उनके हमने उसके बारे में पढ़ लिया क्या होता है, रदरफोर्ड का मॉडल क्या है, और उनकी कमियां के बारे में पढ़ लिया, उनके लक्षणों के बारे में पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय, पढ़ते रहिएगा, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।